तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हमने चैप्टर 9 तरलों के यांत्रिक गुण का पहला पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था जब तरल स्थिर अवस्था में यानी कि स्थिर ठहरा हुआ पानी है, अब जब हमारा द्रव चलने लग जाएगा तब उसके कौन कौन से यांत्रिक गुण उसमें आ जाएंगे, उनकी स्टडी हमको यहाँ पर करनी है। तो जब हमारा द्रव गति करने लग जाता है तो उसको हम कहते हैं तरल गतिकी, फ्लूइड डायनामिक्स। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जब तरल गति करता है तो इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तरल गतिकी कहते हैं। जैसे ये पाइप है, इसमें पानी बह रहा है तो हम इसके अध्ययन को कहेंगे तरल गतिकी। ये एक बड़ी सी टंकी है, इसमें नीचे अगर एक टोटी लगी हुई है तो यहाँ से जो पानी निकलेगा इसकी स्टडी अगर हम करेंगे तो ये भी आएगा हमारा तरल गतिकी के अंदर। अब हमको इसके आगे देखना है ये तरल गतिकी जो है कैसी होती है और इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं। अब इसमें हमको जो अगली चीज़ पढ़नी है वो है हमारी अपरिवर्ती प्रवाह है। तो जितनी भी हमको फ्लूइड डायनामिक्स जो यहाँ पर पढ़नी है वो अपरिवर्ती प्रवाह के लिए ही पढ़नी है। तो क्या होता है, यदि किसी स्थान से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण का वेग समय में अचर रहता है तो इसे अपरिवर्ती प्रवाह कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक। तो इस बिंदु से यहाँ पर देखो ढेर सारे कण ये चले आ रहे हैं, ये ढेर सारे कण यहाँ पर चले आ रहे हैं। तो जब ये वाले कण इस बिंदु से गुजरेंगे यहाँ पर तो इनका वेग कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। जब यही वाले कण चलते चलते यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो इनका वेग कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। और जब ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड। अब जब इसके बाद अगला कण आएगा तो यहाँ से जितने भी कण निकलेंगे यहाँ पर इस बिंदु पर उनका वेग कितना ही रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। वेग अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी दिए गए बिंदु पर वेग हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो उसी को हम कहते हैं अपरिवर्ती प्रवाह। किसी स्थान से, इसमें यही देखना है, किसी स्थान से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण का वेग समय में अचर रहता है। तो यहाँ से गुजरने वाले, इस बिंदु से गुजरने वाले कणों का वेग हमेशा कितना रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए इसको हम कहते हैं अपरिवर्ती प्रवाह है, स्टेडी फ्लो, जो समय के साथ परिवर्तित ना हो। चलिए तो अब आगे देखते हैं धारा रेखा क्या होती है, स्ट्रीम लाइन क्या होती है। तो देखिए किसी अपरिवर्ती प्रवाह में, अपरिवर्ती प्रवाह हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था, में तरल का कण जिस पथ पर गमन करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, धारा रेखा कहते हैं। तो जैसे ये एक ब्लैक दिखाई गई, ये हमारी क्या है, एक धारा रेखा है। तो हमारा जो कण होगा वो इन्हीं के ऊपर चल रहा है ऐसे, तो इसी कण का जो पथ है वही हमारा क्या कहलाता है, धारा रेखा कहलाता है। अब हमको ये बताना है कि किसी बिंदु पर कण का वेग क्या होगा, और वेग सदिश राशि है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसका परिमाण होगा, वेग होगा, और उसकी दिशा होगी। तो देखिए कण का जो वेग होता है वो धारा रेखा पर स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। तो जैसे हमने ये ब्लैक वाली धारा रेखा खींची है, इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर आप खींचेंगे तो आपको उस बिंदु पर कण के वेग की दिशा मिल जाएगी। देखिए इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो ये हो गई हमारी धारा रेखा। अब हमको ये देखना है जो कण ये गति कर रहे हैं और ये जो स्ट्रीम लाइन बन रही है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो एक ही बिंदु पर कण के लिए दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। और दूसरा क्या होता है, ये जो होती हैं धारा रेखाएं कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकती, इस तरीके से ऐसे, यानी कि पॉइंटी नहीं हो सकती हैं, हमेशा कैसी रहेंगी, निष्कोण रहेंगी। निष्कोण हमेशा कैसी होती हैं, निष्कोण होती हैं और कोण वाली नहीं होती हैं। क्योंकि अगर ये निष्कोण नहीं होंगी तो इस बिंदु पर हम ढेर सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और ढेर सारी स्पर्श रेखाएं मतलब कण एक साथ अनंत दिशाओं में गति कर रहा है, जो कि असंभव होगा। यही चीज़ आप क्लास 12th में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए, तो वो भी कैसी होती हैं, वो भी निष्कोण रेखाएं होती हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो इसका धारा रेखा है ये इस कण के लिए एक मैप की तरह काम कर रहा है, कि हम इससे बता सकते हैं कि कण आगे किस स्थान से होकर के जाएगा। तो जो धारा रेखा होती है वो कण का क्या होती है, एक तरीके से मैप होती है, और उसी से हम उसकी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक को। इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
सातत्य समीकरण, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये हमें पढ़ना है कि जब वेग और क्षेत्रफल में क्या संबंध रहेगा। तो इसमें देखिए धारा रेखीय प्रवाह के लिए, धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, जिसमें कण का किसी दिए गए बिंदु पर वेग क्या रहता है, स्थिर रहता है। अलग अलग हो सकता है लेकिन स्थिर रहता है। तो मान लेते हैं ये धारा रेखाएं जा रही है, ये कण की धारा रेखाएं P बिंदु पर, R बिंदु पर और Q बिंदु पर। तो ये धारा रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काट देंगी तो क्या होगा, उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खिंच जाएंगी, इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं ऐसे खिंच जाएंगी और इस कण के दो पथ एक साथ संभव नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो फिर हमने माना कि ये इसकी धारा रेखा है। अब बिंदु P पर देखेंगे तो बिंदु P पर हमारा क्षेत्रफल है AP, यहाँ पर कण का जो वेग है वो VP है और मान लेते हैं इस बिंदु पर तरल का घनत्व ρP है। वैसे तो तरल का घनत्व हर बिंदु पर जैसे जल है तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमने मान लिया है कि हर एक बिंदु पर जो है घनत्व भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमारा क्या है, AR है इस पूरे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये VR है इस पर कण का वेग, और ρR है यहाँ पर घनत्व। ऐसे ही AQ इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, इस बिंदु पर कण का वेग VQ है और इस बिंदु पर घनत्व ρQ है। तो अगर ये जो रेखाएं हैं, धारा रेखीय रेखाएं जो हैं, अगर एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो हर एक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा रेखाओं की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो P पर धारा रेखाओं की संख्या बराबर R पर धारा रेखाओं की संख्या बराबर Q पर धारा रेखाओं की संख्या। 3 यहाँ से गुजरी है, 3 यहाँ से गुजरी है और 3 यहाँ से गुजर रही है। तब क्या हो जाएगा कि हर एक क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो द्रव्यमान होगा वो सेम होगा। तो मान लेते हैं, माना डेल्टा टी समय में गुजरने वाला द्रव्यमान जो होगा P से कितना हो जाएगा, डेल्टा MP बराबर कितना आ जाएगा। अब क्षेत्रफल बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो घनत्व तो है हमारा रो P बिंदु पर इंटू यहाँ पर इसका आयतन हमने ले लिया है कैपिटल VP। तो रो P इंटू हमारा आयतन कितना हो जाएगा। अगर डेल्टा T के लिए लेंगे तो मान लेते हैं बहुत ही सूक्ष्म ये वेग था, तो आयतन बराबर हो जाएगा एरिया इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, VP इंटू डेल्टा T, क्योंकि ये जो दूरी चलेगा और यहाँ पर V1 इसका वेग था, तो V1 इंटू डेल्टा T ही ये दूरी हो जाएगी डेल्टा x के बराबर। इसी तरीके से डेल्टा MP ज्ञात कर लेंगे। डेल्टा MP हो गया डेल्टा MR, तो रो R इंटू VR बराबर हो जाएगा रो R इंटू AR इंटू VR डेल्टा T, और डेल्टा MQ बराबर हो जाएगा रो Q इंटू VQ बराबर हो जाएगा रो Q इंटू AQ VQ इंटू डेल्टा T। अब हमें पता है कि ये कैसी रेखाएं हैं, ये धारा रेखाएं हैं, और धारा रेखाओं किस तरीके से हैं, स्टेडी फ्लो में जा रही है। स्टेडी फ्लो में क्या होगा, यहाँ से गुजरने वाला द्रव्यमान, यहाँ से गुजरने वाला द्रव्यमान और यहाँ से गुजरने वाला द्रव्यमान बराबर होगा। यानी कि डेल्टा T समय में जितना द्रव्यमान यहाँ से गुजरा है उतना ही द्रव्यमान यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, उतना ही द्रव्यमान यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डेल्टा MP बराबर डेल्टा MR बराबर डेल्टा MQ। तो चलिए तीनों को हम बराबर कर देते हैं। यहाँ से करेंगे तो ये रो P इंटू AP इंटू VP डेल्टा T बराबर हो जाएगा रो R AR VR डेल्टा T बराबर रो Q AQ VQ डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T, डेल्टा T से ये डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा रो P AP VP बराबर रो R AR VR बराबर रो Q AQ और VQ। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि घनत्व भी आ रहा है। अब घनत्व क्या है, अगर हर एक बिंदु पर घनत्व चेंज हो रहा होता तो, लेकिन हमें मानना है यदि द्रव्य कैसा है, यदि जो तरल है, यदि तरल असंपीड्य है
तो क्या होगा, हर एक बिंदु पर जो घनत्व होगा, हर एक बिंदु पर घनत्व कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा रो P पर, रो R पर और रो Q पर। घनत्व हमारा सेम हो जाएगा। तो फिर हमारे को यहाँ पर मिलेगा, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, तो हमको मिलेगा AP VP बराबर AR VR बराबर AQ VQ, अर्थात A इंटू V क्या आ जाएगा, A इंटू V बराबर आ जाएगा कांस्टेंट, A इंटू V बराबर कांस्टेंट आ गया। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच A इंटू V का जो गुणनफल है वो हमारा नियत रहेगा, और यही हमारा क्या कहलाता है, सांतत्य समीकरण। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं A1V1 बराबर A2V2। तो देखेंगे यहाँ पर जो A है वो जो V है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के। तो अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा कर देंगे तो वहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर इसको कम कर देंगे तो वहाँ पर वेग ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ही होता है, जैसे मान लेते हैं ये पाइप है, अगर वेग यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं, अगर यहाँ पर वेग धीरे धीरे जा रहा था और यहाँ पर इसको पतला कर देंगे तो यहाँ से जो वेग होगा बहुत तेज़ी से गुजरेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सांतत्य के समीकरण से A इंटू बी हमारा होता है कांस्टेंट, इसलिए जो वेग होगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर वेग कितना रहेगा, कम रहेगा, यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखेंगे हम A इंटू वी का नाम होता है, इसको कहते हैं हम अभिवाह दर, अभिवाह दर, या इसी को हम कहते हैं प्रवाह दर, प्रवाह दर। इसी को इंग्लिश में हम कह देंगे रेट ऑफ फ्लो। तो ये हमको बताता है कि किसी दिए गए क्षेत्रफल से जो द्रव्य है वो किस रेट से गुजर रहा है, कितने किलोग्राम पर सेकेंड जो लिक्विड है यहाँ से गुजर रहा है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, अभिवाह दर। तो अगर आपसे प्रवाह दर पूछी जा रही है तो आप यहाँ पर वेग और क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और धारा रेखाओं के घनत्व पर संबंध देख लेते हैं। यहाँ पर A इंटू वी बराबर हमने पढ़ा था भी कांस्टेंट, यहाँ पर ये कांस्टेंट था। तो अगर हम इस धारा रेखाओं को देखें यहाँ पर, तो इन बिंदुओं पर देखेंगे धारा रेखाएं कैसी हैं, सक्रिय हैं, और यहाँ पर धारा रेखाएं बहुत फैली हैं, चौड़ी हैं। तो इस बिंदु पर जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल बहुत कम है। तो हमें पता है अगर क्षेत्रफल कम हो गया, ये कम हो गया तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ताकि ये चीज़ क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अर्थात धारा रेखाएं अगर सक्रिय हो गई तो वेग हो जाएगा हमारा ज़्यादा, वेग ज़्यादा। और जहाँ पर क्षेत्रफल जो है हमारा ज़्यादा हो गया है, क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो अब यहाँ पर वेग हमारा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर वेग क्या रहेगा, कम। तो इस प्रकार से हम धारा रेखाओं को देख करके भी जो वेग है उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वेग आएगा हमारा VA और यहाँ पर आएगा वेग VB। तो VA ग्रेटर देन होगा हमारा VB से। तो इस तरीके की क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं बर्नौली का सिद्धांत। अब बर्नौली की थ्योरम पढ़ने से पहले हम एक बार क्रांतिक वेग को देख लेते हैं। तो देखिए अगर हमारा जो तरल है वो इस तरीके से प्रवाह हो रहा है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर वेग जो है स्थिर है, तो हम उसको कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह है। लेकिन अगर उसके किसी बिंदु पर जो वेग है नियत नहीं हो, जैसे इस बिंदु पर क्या है, वेग इस तरीके से भंवर धाराएं टाइप की बन गई है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा वेग नियत नहीं रहेगा, तो हम इसको कहते हैं प्रक्षुब्ध प्रवाह। तो अगर हम लिक्विड का वेग बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्टेट आ जाएगी कि ये धारा रेखा से इस तरीके से हो जाएगा, धारा रेखा को छोड़ करके इस तरीके से प्रवाहित होने लग जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रक्षुब्ध प्रवाह। तो वह वेग जिसके बाद, मतलब वह अधिकतम वेग जब तक तरल धारा रेखा में प्रवाहित करता है, हमारा क्या कहलाता है,
क्रिटिकल वेग 1800। तो क्रिटिकल वेग की परिभाषा क्या हो गई? तो क्रिटिकल वेग वह वेग जिसके बाद वेग प्रक्षुब्ध हो जाता है, वह क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग। जैसे मान लेते हैं अगर हमारा वेग 3 मीटर या 30 मान लेते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड तक तो जा सकता है। अगर हमने जैसे ही 31 किया तो ये धारा रेखा को छोड़ करके प्रक्षुब्ध हो जाएगा। तो हमारा जो 30 मीटर पर सेकेंड हुआ, यही हमारा कहलाता है क्रिटिकल वेग। और इसके लिए एक नंबर हम डिफाइन करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। और वो डिफाइन करता है कि जो प्रवाह है वो कैसा है, प्रक्षुब्ध है, प्रक्षुब्ध में किस कैटेगरी का है। अब ये सिलेबस से आपके हट चुका है तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। इसको मैं आउट ऑफ सिलेबस जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दिखा दूंगा। तो फ्लूइड डायनेमिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम बर्नौली सिद्धांत या बर्नौली की प्रमेय। कभी कभी किसी किसी किताब में हम बर्नौली भी लिखा देख सकते हैं, तो जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन हो वो आप देख लीजिए। तो एनसीईआरटी में लिखा है बर्नौली। तो इसका सिद्धांत क्या कहता है, इसका कथन हम देख लेते हैं। ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पूरा डेनियल बर्नौली। तो कथन देखते हैं, जब हम किसी धारा रेखा के अनुदिश गति करते हैं तो दाब प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर तथा प्रति एकांक आयतन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा रो जी एच का योग अचर रहता है। इसी को हम कहते हैं बर्नौली का सिद्धांत, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कॉन्स्टेंट। तो ये जो थ्योरम है हमारी कुल मिलाकर के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का कथन है। इसी को हमको प्रूव करना है किसी बहते हुए जल के लिए। तो अब हम यहाँ पर इसका जो है प्रूफ देखते हैं, ये इसको कैसे प्रूफ करना है। तो अब हम बर्नौली की प्रमेय का प्रूफ देखते हैं। तो देखिए प्रूफ में हमने यहाँ पर एक ऐसा पाइप मान रखा है जिसके इस वाले सिरे का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A1 है और इस वाले का जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर A2 है। और प्रारंभ में जो तरल है वो B और D के बीच में भरा हुआ है, B और D के बीच में, इनके बीच में भरा हुआ था। तो अब यहाँ पर इस वाले अनुप्रस्थ काट यानी कि इस वाले सिरे की धरातल से दूरी हमने मानी कि ये h1 दूरी पर है और इस वाले सिरे की मानी हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कि ये h2 दूरी पर है। इस बिंदु पर वेग हमने माना है कि B पर जो वेग है हमारा कितना है, v1 है और D पर जो वेग माना है वो v2 है। अब जैसे ही हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पुश करेंगे इस बिंदु पर P1 दाब से, तो तरल आगे बढ़ेगा और इस पुश की वजह से ये वाला जो सिरा है ये भी तरल आगे की ओर बढ़ेगा। तो हमको ये देखना है कि ये कितनी दूरी आगे विस्थापित हो जाएगा। तो हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा v1 इंटू डेल्टा टी और यहाँ पर जो डी ई बराबर हो जाएगा, डी ई बराबर हो जाएगा हमारा v2 इंटू डेल्टा टी। अब हमने ये भी माना है कि ये जो C पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो B पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि विस्थापन बहुत छोटा है। अगर हमारा ये सिरा इस तरीके से होता मान लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों क्षेत्रफल बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर इसको हम बिल्कुल ही पास में मान लें ऐसा, तो ये जो है हमारा लगभग क्या हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमने इन दोनों सिरों का क्षेत्रफल कैसा मान लिया है, अब बराबर मान लिया है। A2 इसका भी और A2 इसका भी, और यहाँ भी इसी तरीके से हमने मान लिया है। अब हम इस सिरे पर P1 के कारण P1 दाब से आगे की ओर इसको खिसकाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम कार्य करेंगे तो हम निकालते हैं दाब P1 द्वारा कृत कार्य कितना हो जाएगा, कृत कार्य बराबर हो जाएगा W1, और W1 किसके बराबर हो जाएगा, W1 हमारा हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। तो बल और गुणे विस्थापन, तो बल कितना हुआ अगर हम देखें W1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, W बल हमारा हो जाएगा दाब P1 और उसका क्षेत्रफल है कितना, A1। तो P1 A1 हमारा हो गया बल, और विस्थापन कितना हुआ है B इंटू सी यानी कि BC। तो ये हो जाएगा P1 A1 और BC कितना है हमारा V1 इंटू डेल्टा T। तो ये हमारा पहला वाला समीकरण बन गया W1 द्वारा कृत कार्य। अब जब ये इस सिरे पर जाएगा तो यहाँ से इस पर दाब P2 इधर की ओर लग रहा है,
तो ये P2 इस पर बल आरोपित करेगा, तो जो लिक्विड है हमारा इस बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो हम निकाल लेते हैं तरल द्वारा इस P2 के विरुद्ध किया गया कार्य। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तरल द्वारा कृत कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तरल को ही कार्य करना पड़ेगा। यहाँ से जो प्रेशर, यहाँ पे जो बल लगाया गया है, तो तरल ही इसको, इस वाले सिरे को खींच करके ऊपर की ओर ले जाएगा, इधर की ओर ले जाएगा। तो तरल द्वारा कृत कार्य कितना हो जाएगा, W2। W2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, W2 बराबर हो जाएगा P2 A2, ये हो गया कार्य, इंटू विस्थापन कितना हो जाएगा, V2 इंटू डेल्टा T। अब ये हमारा P1 के द्वारा कृत कार्य है और जबकि ये तरल द्वारा कृत कार्य है, तो हमको तो टोटल कार्य चाहिए। टोटल कार्य कितना किया गया इसमें, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो तरल पर कुल कार्य, तरल पर कृत कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य, ये तरल पर कितना कार्य किया गया, तो ये हो जाएगा हमारा W1 प्लस माइनस का W2, क्योंकि इस पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो टोटल कार्य W बराबर हो जाएगा हमारा, W बराबर हो जाएगा W1 माइनस W2। दोनों की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। यहाँ पर हम चाहे तो P1 और अब इन चीज़ों को देख सकते हैं हम यहाँ पे। अब लिखेंगे, चूँकि अविरतता के सिद्धांत से क्या होता है, हमें पता है कि A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2। तो ये दोनों तो हो जाएंगे हमारे बराबर, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा A1 V1, ये बराबर है, और डेल्टा T फिर बराबर है, अंदर बचेगा P1 माइनस P2। हमारा ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया इस लिक्विड का वॉल्यूम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस तरीके से ये बन रहा है। ये हो गया हमारा V1 इंटू डेल्टा T, ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम इंटू P1 माइनस P2। तो कृत कार्य जो है हमारा वो किसके बराबर हो गया है, किया गया कार्य, लिक्विड पर किया गया कार्य जो है इन दोनों बिंदुओं पर दाब अंतर और जो लिक्विड हमने यहाँ पर धकेला है उसके वॉल्यूम के बराबर हो गया है। अब हमको ये देखना है कि जो किया गया कार्य वो कहाँ पर खर्च हुआ है, उसको हमको निकाल लेना है और इस कार्य को उसके बराबर कर देना है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से ये होता है, जो किया गया कार्य होता है वो जो किया गया कार्य है उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में इसमें क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि इस पे जो हमने ऊर्जा इसको दी है वो इसकी एक तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करेगा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, वही इसमें क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो वही चीज़ें हमको यहाँ पर अब निकालनी है। तो अब चलिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा वॉल्यूम है जल का, द्रव्यमान है, H1 ऊंचाई पर है। तो अगर हम पहले हमको यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा की निकालनी है, गणना करनी है, तो कितना हो जाएगा, U1 1 बिंदु पर BC बेलन में भरे तरल का द्रव्यमान गुणे G गुणे H, क्योंकि ये होता है mgh होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। तो BC बेलन में कितना तरल भरा हुआ है उसका द्रव्यमान हमने मान लिया डेल्टा M और G इंटू H1। अब द्रव्यमान क्या होता है हमारा, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन इंटू G इंटू H1। अब रो तो हमारा रो ही रहेगा और यहाँ पर V1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 इंटू V1 डेल्टा T और GH1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा रो A1 V1 इंटू डेल्टा T इंटू GH1। इसी प्रकार अगर देखेंगे हम, इसी प्रकार U2 बराबर कितना हो जाएगा, U2 बराबर हो जाएगा
अब देखिए जितना द्रव्यमान यहाँ पर था उसी को हमने पुश करके कहाँ तक पहुँचा दिया, इसी को हम ले गए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर भी जो द्रव्यमान भरा होगा, ये द्रव्यमान और ये द्रव्यमान दोनों बराबर होंगे। तो U2 पर हो जाएगा हमारा रो A1V1 डेल्टा टी इंटू जी, और केवल H2 जो होगा हमारा परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा U बराबर आ जाएगा, डेल्टा U बराबर हो जाएगा रो A1V1 डेल्टा टी जी H2 माइनस H1। तो अगर हम देखेंगे तो रो A1V1 और डेल्टा टी ये हमारा क्या बन जाएगा, ये तो वॉल्यूम बन गया। तो डेल्टा U बराबर आ गया हमारा, डेल्टा U बराबर बन जाएगा रो इंटू डेल्टा V इंटू जी H2 माइनस H1। तो ये आ गई हमारी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ये देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब गतिज ऊर्जा के लिए क्या होगा, डेल्टा के बराबर जो हो जाएगा हमारा, डेल्टा के जो हो जाएगा K2 माइनस K1। यहाँ पर गतिज ऊर्जा और यहाँ पर गतिज ऊर्जाओं का अंतर। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 डेल्टा m और V2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा m इंटू V1 स्क्वायर। तो 1/2 डेल्टा m कॉमन कर लेंगे और बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और डेल्टा m कितना था, डेल्टा m यहाँ पे हमने निकाला था, ये कितना आया था रो A1V1 इंटू डेल्टा टी ये। तो यहाँ पर लिख देंगे रो 1/2 बाहर बना रहेगा, रो ये हो जाएगा A1V1 डेल्टा टी और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब अगर देखेंगे तो ये तो हमारा फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा वॉल्यूम। तो ये 1/2 इंटू डेल्टा रो बाहर बना रहेगा डेल्टा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यही हमारा क्या आ गया, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो इतना हो जाएगा। अब हमको ये पता है किया गया कुल कार्य इतना है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ये हुआ है और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ये हुआ है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण से क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण से अब ऊर्जा संरक्षण से क्या होगा कि ये किया गया कार्य जो हमारा W बराबर हो जाएगा डेल्टा K प्लस डेल्टा U, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो बराबर कर देते हैं, यहाँ पे डेल्टा V बराबर हो जाएगा डेल्टा V P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा रो डेल्टा V और यहाँ पर आ जाएगा G H2 माइनस H1 प्लस 1/2 रो डेल्टा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, डेल्टा V कैंसिल हो गया। तो ये बन गया यहाँ पर P1 माइनस P2 बराबर रो G H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब 1 वाले इस तरफ कर लेंगे और 2 वाले इस तरफ। तो यहाँ पर आ जाएगा P1 और यहाँ पर आ जाएगा रो G H1। तो ये माइनस का इस तरफ है तो इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो रो G H1। और यहाँ भी ये माइनस का इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर। और उस तरफ क्या हो जाएगा, ये प्लस का P2 और प्लस का रो G H2 और प्लस का हाफ रो V2 स्क्वायर। तो देखेंगे जो टर्म इस तरफ है वही चीज़ इस तरफ है, केवल इंडेक्स जो है हमारी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसका मतलब यह है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यही हमको जो है प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था कि किसी धारा रेखीय प्रवाह की अनुदिश गति करते हैं जब, तो दाब और एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये हो गई हमारी बर्नौली का सिद्धांत।